नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम यूपी टेट में पूछे गए बाल विकास के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके पेपर 1 में पूछे गए थे। और दोस्तों, आने वाले आपके यूपी टेट और सुपर टेट और जितने भी टीचर भर्ती एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपका, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे हम कैसे दूर करेंगे। पहला ऑप्शन है आपका, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। दूसरा है, बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों को दंड देना चाहिए। और चौथा है, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे को आपको परामर्श देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं वो मुख्यतः किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन दिया है आपका, छात्रों के मानसिक विकास से। दूसरा है, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। तीसरा है, शैक्षणिक संस्था के विकास से। और चौथा है आपका, छात्रों के वृत्तिक विकास से। तो पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं मुख्यतः किससे संबंधित है? छात्रों के सर्वांगीण विकास से। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है ना? जो अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आपका थार्नडाइक, दूसरा है स्किनर, तीसरा है आपका कोहलर और चौथा है आपका बीएस ब्लूम। तो किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया था? इसका सही आंसर होगा बीएस ब्लूम। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है ना, शिक्षा में जो आपका अवरोधन होता है उसका मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। दूसरा ऑप्शन है आपका, बालक का विद्यालय न जाना। तीसरा ऑप्शन है, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना। और चौथा है आपका, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो शिक्षा में अवरोधन का क्या मतलब होता है, उसका क्या तात्पर्य हो जाएगा? तो वो होगा आपका, किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना जो होगा शिक्षा में अवरोधन हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? कौन सा कौशल है जिसमें आप पूर्व ज्ञान के परीक्षण करेंगे बच्चों के, है ना? पहला ऑप्शन है प्रदर्शन कौशल, दूसरा है आपका प्रस्तावना कौशल, तीसरा है आपका उद्दीपन परिवर्तन कौशल और चौथा है आपका समापन कौशल। तो किस कौशल में आप बच्चों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करते हैं? तो वो हो जाएगा आपका प्रस्तावना कौशल, है ना? प्रस्तावना कौशल को आप प्रस्तुति कौशल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? कौन सा सिद्धांत है जिसको हम पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? पहला ऑप्शन है आपका, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। तीसरा है आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत और चौथा है सूझ का सिद्धांत। तो किस सिद्धांत को हम पुनर्बलन के सिद्धांत से भी जानते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, है ना? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? पहला ऑप्शन है क्रियात्मक अवस्था, दूसरा है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, तीसरा है आंतप्रज्ञ अवस्था और चौथा है आपका संकेतात्मक अवस्था। तो कौन सी अवस्था है जो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का अंग नहीं होगा? तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे आंतप्रज्ञ अवस्था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। जो मॉरिसन है उन्होंने बोध स्तर के शिक्षण के लिए
5 पदों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। कौन कौन से हैं वो आपके, तो यहाँ पे आपको दिया गया है पहला प्रस्तुतिकरण, दूसरा है खोज, तीसरा है आपका संगठन या व्यवस्था, चौथा है आत्मीकरण, और पांचवा है वाचन और अभिव्यक्तिकरण। तो यहाँ पे आपको सबको क्रम में जमाना होगा। तो कौन कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले कौन सा आएगा, तो वो आएगा आपका दूसरा, है ना। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, वो होगा खोज। खोज या अन्वेषण पहले किया जाता है ना। उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद करेंगे प्रस्तुतिकरण, यानी कि दूसरा। फिर आपका आ जाएगा आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के बाद क्या आ जाएगा, तो प्रस्तुतिकरण के बाद क्या आएगा, तो वो आ जाएगा आपका आत्मीकरण, है ना। आत्मीकरण यानी कि चौथा आपका आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद आ जाएगा आपका संगठन या फिर व्यवस्था करना, तीसरा आ जाएगा। और तीसरे के बाद लास्ट में आपका आएगा वाचन या फिर अभिव्यक्तिकरण, यानी कि पांचवा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्रम जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। जो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है उसको बताना है। पहला ऑप्शन है ज्ञान, दूसरा है अनुप्रयोग, तीसरा है अनुमूल्यन, चौथा है आपका बोध। तो कौन सा जो होगा वो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं होगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका अनुमूल्यन, है ना। अनुमूल्यन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। जो अधिगम का वक्र नहीं होगा उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका उत्तोंदर यानी कि उत्तल, दूसरा है मिश्रित, तीसरा ऑप्शन है नतोदर, और चौथा है आपका लंबवत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका यहाँ पे लंबवत, है ना। लंबवत आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, आपका अधिगम है। यह किसने कहा था या किसने कहा है। पहला ऑप्शन है क्रो एंड क्रो ने, दूसरा है गिलफर्ड, तीसरा ऑप्शन है आपका वुडवर्थ ने कहा, या फिर चौथा आपका स्किनर ने कहा। तो व्यवहार के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसने कहा था, तो इसका सही आंसर होगा आपका गिलफर्ड। ऑप्शन नंबर 2 गिलफर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर आपको जोड़ी मिलाने के लिए दिया है। सूची ए और सूची बी को आपको यहाँ पे सही जोड़ी मिलाना है ना। तो कौन कौन सा होगा यहाँ पे दिया गया है ब्रूनर, अपने सूची 1 में दिया है ब्रूनर, ओसुबेल और ग्लेजर और गार्डन, है ना। गार्डन जो, तो यहाँ पे आपको सही जोड़ी मिलाना है। तो कौन कौन सा हो जाएगा, ब्रूनर का क्या होगा, तो ब्रूनर जो थे वो प्रथम प्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, यानी कि ब्रूनर का हो जाएगा आपका चौथा, है ना, ये 4th नंबर का हो जाएगा। और आशुबेल क्या हो जाएगा, तो आशुबेल का हो जाएगा आपका तीसरा, जो कि अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान, ये आपका हो जाएगा। और ग्लेजर का क्या हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, है ना। और गार्डन का क्या हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका गार्डन का क्या हो जाएगा, तो साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान, यानी कि दूसरा यहाँ पे आपका हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। जो समस्या समाधान है उसका प्रथम जो चरण होगा, फर्स्ट स्टेप होगा, वो क्या होगा। पहला है परिकल्पना का निर्माण करना, दूसरा है समस्या की पहचान, तीसरा है आंकड़ा संग्रहण, और चौथा है आपका परिकल्पना का परीक्षण। तो समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या हो जाएगा, तो वो होगा समस्या की पहचान करना, है ना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको जो आपका प्रॉब्लम है उसको पहचान करना। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। बालकों का जो अधिगम है वो सबसे अधिक प्रभावशाली कब होगा। पहला ऑप्शन है शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा, दूसरा है बालकों का संज्ञानात्मक भावात्मक मनोचालक पक्ष का विकास होगा, तीसरा ऑप्शन है पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, और चौथा है शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगा। तो बालकों का अधिगम जो है सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कब होगा, जब बालकों को
संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक पक्षों पर विकास होगा, है ना। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमानों की संरचना में कौन सा सोपान जो है उभयनिष्ठ है। पहला ऑप्शन है आपका तैयारी, दूसरा है अन्वेषण, तीसरा है आपका सामान्यीकरण, चौथा है आपका प्रस्तुतिकरण। तो स्मृति स्तर और आपका बोध स्तर के जो शिक्षण प्रतिमान है उनमें जो उभयनिष्ठ स्टेप है उसको बताना है, तो कौन सा हो जाएगा, तो वो होगा आपका प्रस्तुतिकरण, है ना, प्रेजेंटेशन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव विकास का प्रारंभ होता है, जो मानव विकास है उसका प्रारंभ कब होगा। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था से, दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था से, तीसरा ऑप्शन है गर्भावस्था से और चौथा है आपका उत्तर बाल्यावस्था से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मानव का विकास कब से शुरू हो जाता है, तो वो होगा आपका गर्भावस्था से, है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है I.P. पावलोव, दूसरा है B.F. स्किनर, तीसरा है E.L. थार्नडाइक और चौथा है R.M. गेने। तो कौन ने लिखा है आपका द कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग बुक को किसने लिखा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका R.M. गेने। R.M. गेने का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है आपका रॉबर्ट, क्या होता है, रॉबर्ट मिल्स गेने, है ना, रॉबर्ट मिल्स गेने इनका फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है। बहुत ही इजी प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका स्टेनले हॉल, है ना। स्टेनले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था में बहुत संघर्ष, तनाव, हमला और विरोध की अवस्था कहा जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। जो सूक्ष्म शिक्षण है उसके भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। पहला ऑप्शन है 30 मिनट, दूसरा है 40 मिनट, तीसरा है 36 मिनट, चौथा है आपका 45 मिनट। तो सूक्ष्म शिक्षण के लिए कितना समय लगता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 36 मिनट, है ना। ऑप्शन नंबर 3 36 मिनट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन है आपका स्किनर, दूसरा है आपका हॉलिंगवर्थ, तीसरा ऑप्शन है गेट्स व अन्य का और चौथा है आपका रॉस का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका रॉस, है ना। रॉस ने कहा था कि सीखने का जो पठार है वो सीखने की प्रक्रिया का मुख्य अभिलक्षण है ना, जो उस स्थिति को क्या करता है, प्रकट करता है जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। तो रॉस ने ऐसा कथन कहा था। ऑप्शन 4 जो होगा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, फिर से सही जोड़ी दे दिया है जिसमें स्तंभ ए और स्तंभ बी में दिया गया। स्तंभ ए में क्या है, एनिमल इंटेलिजेंस, बी ऑप्शन है आपका पुनर्बलन की अनुसूची, सारगर्भिता का नियम और अनुकूलन। तो यहाँ पे आपको सही जोड़ी जो है मिलाना है। तो एनिमल इंटेलिजेंस का क्या हो जाएगा, एनिमल इंटेलिजेंस का हो जाएगा आपका यहाँ पे थार्नडाइक, है ना। थार्नडाइक ने क्या कहा था, एनिमल इंटेलिजेंस आपका यहाँ पे पहले का यानी कि ए का हो जाएगा आपका तीसरा, है ना, ए का तीसरा जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। आप सभी को जोड़ी मिलाकर के देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है कभी भी समाप्त नहीं होती, निरंतर चलते रहती है ना। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। पहला ऑप्शन है आपका निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है एकीकरण का सिद्धांत, तीसरा है अंतःक्रिया का सिद्धांत और चौथा है आपका अंतः संबंध का सिद्धांत। तो विकास जो है कभी भी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है, किसका सिद्धांत हो जाएगा, तो ये होगा आपका निरंतरता का सिद्धांत, है ना, जो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? संविधान का ऐसा कौन सा संशोधन हुआ जिसके अनुसार जो है शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? पहला ऑप्शन है 22वें संशोधन, दूसरा है 25वें संशोधन, तीसरा है 86वें संशोधन और चौथा है 92वें संशोधन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा यहाँ पे आपका क्या 86वां संशोधन है ना, 86 नंबर का संशोधन किया गया जिसके अनुसार जो है शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अभिप्रेरणा के जो मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत है उसकी प्रतिपादन किसने किया? पहला ऑप्शन है आपका विलियम जेम्स, दूसरा है अब्राहम मैस्लो, तीसरा है आपका मैकडूगल, चौथा है आपका सिम्पसन। तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका सही आंसर होगा मैकडूगल है ना, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो आप यहाँ पे दोस्तों इस पॉइंट को याद रखिएगा कि विकास की कौन सी अवस्था को कोल और ब्रूस ने, है ना, ये मनोवैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा, जिसने संवेगात्मक विकास को अनोखा काल कहा है ना, इसको भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपका पहला है किशोरावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है आपका शैशवावस्था और चौथा है आपका प्रौढ़ावस्था। तो किस अवस्था को जो है कोल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका बाल्यावस्था है ना, बाल्यावस्था आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? जो किसने जो है बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? पहला ऑप्शन है आपका गार्डनर, दूसरा है स्पीयरमैन, तीसरा है गोलमैन, चौथा है आपका जॉन मेयर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा यहाँ पे आपका गार्डनर है ना, गार्डनर ने आपके बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इजी प्रश्न है आपका, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया में एक तरह का विकार है जिससे बच्चों को कौन सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है? पहला ऑप्शन है बोलने में, दूसरा है व्यक्त करने में, तीसरा है आपका पढ़ने वर्तनी में और चौथा है आपका खड़े होने में। तो डिसलेक्सिया में कौन सी कठिनाई होती है बच्चों को? तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या? तो वो हो जाएगा पढ़ने और वर्तनी करने में, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? जो समावेशी कक्षा है उसमें शिक्षक की भूमिका जो नहीं है उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तीसरा है बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए और चौथा है शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा यहाँ पे आपका शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यही आपके होगा क्या होगा? गलत हो जाएगा है ना, शिक्षक की भूमिका नहीं होगी, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है अनुमति नहीं देनी चाहिए, दूसरा है प्रेरित करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है हतोत्साहित करना चाहिए और चौथा है रोक देना चाहिए। तो कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए आप क्या करेंगे? तो उन्हें प्रेरित करना चाहिए है ना, उनको प्रेरित करेंगे, इनकरेज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, बच्चों की जो वृद्धि है वो किससे संबंधित होती है? पहला ऑप्शन है आपका नैतिक विकास, दूसरा है सामाजिक विकास से, तीसरा है शारीरिक विकास से और चौथा है आपका भावात्मक विकास से। तो बच्चों की जो वृद्धि होती है वो मुख्यतः किससे संबंधित होती है? तो वो होगा आपका यहाँ पे शारीरिक विकास से है ना, ऑप्शन नंबर जो 3 होगा फिजिकल डेवलपमेंट करेक्ट हो जाएगा।
तो ये थी दोस्तों आपके यूपी टेट में पूछे गए बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न, जो कि आपके पेपर 1 में पूछे जा चुके हैं। और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे दोस्तों, यूपी टेट, टीचर भर्ती एग्ज़ाम, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।